नमस्कार। हमने अगले वीडियो के अंदर बात करी थी कि शैवालों के थैलस की संरचना या इन जो बाह्य संरचना होती है या इनकी अंतर संरचना होती है, इनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो सबसे पहले तो हमने एककोशिकीय रूपों का एककोशिकीय शैवाल की बारे में हमने डायग्राम बनाकर हमने बात करी थी कि यहाँ पर कुछ न्यूक्लियस भरे हुए थे, ठीक है, या केंद्रक का समूह इस प्रकार यहाँ पर पाया गया था तथा यहाँ पर कुछ एंटीना टाइप संरचना हुई बनाई थी हमने, जिसका नाम था, क्या नाम था, फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला। तथा इसके बाह्य आवरण के बारे में भी हमने पढ़ा था कि बाह्य आवरण को क्या कहते हैं, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल, ठीक है। तथा इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, यहाँ पर जो छोटी छोटी जो संरचनाएं थी, जो बीजों के रूप में या बीजों जैसी संरचनाएं थी, इसको हमने क्या कहा था, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। और इसकी जो आंखों समान जो संरचना दिख रही है, इसको हमने क्या कहा था, ब्लेफेरोप्लास्ट, ठीक है, सॉरी, ब्लेफेरोप्लास्ट, ठीक है, ब्लेफेरोप्लास्ट। और यहाँ पर जो संरचना थी उसे हमने क्या नाम दिया था, एपिकल पेपिला, ठीक है, एपिकल पेपिला। तो ये तो हमने एककोशिकीय शैवालों के बारे में अध्ययन किया था तथा इसके कुछ पॉइंट बाकी थे, जिसमें एककोशिकीय के अंदर हमने देखा था कि पहला पॉइंट था आपका राइजोपोडियल एककोशिकीय, दूसरा था कशाभिक एककोशिकीय तथा तीसरा सर्पिल तंतुवत एककोशिकीय, और चौथा पॉइंट था आपका अगतिशील एककोशिकीय रूप या शैवाल, ठीक है। तो सर्पिल तंतु के अंदर तो आप देख सकते हैं, यहाँ उसके नाम से ही पता चलता है कि उसकी आकृति होती है वो किस प्रकार होती है, ठीक है, इसकी आकृति होती है वो किस प्रकार होती है। सर्पिल का मतलब होता है इस प्रकार, ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं इस प्रकार, ठीक है, ठीक है। ये आपकी सर्पिल आकार की शैवाल है। तथा नेक्स्ट अपना था अगतिशील एककोशिकीय शैवाल। अगतिशील एककोशिकीय शैवाल, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसकी जो संरचना होती है वो कि कुछ इस प्रकार की होती है। तो इसकी जो संरचना होती है वो अंदर की ओर कुछ झुर्रीदार संरचना पाई जाती है, ठीक है। किस प्रकार की पाई जाती है, इस प्रकार की पाई जाती है, झुर्रीदार टाइप, ठीक है। तो ये जो शैवाल होता है वो क्या होता है, अगतिशील शैवाल होता है, ठीक है। ये एक जगह से दूसरी जगह तक गति नहीं करता, ठीक है। तो क्या होता है कि ये शैवाल अगतिशील एक कोशिकीय शैवाल यानी या रूप कह सकते हैं, जिसे हमें उसके नाम से ही पता चलता है कि अगतिशील एक कोशिक रूप, ठीक है। अगतिशील यानी कि एक कोशिक रूप, यानी कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर
गति नहीं करता है। ठीक है, हम अगले पॉइंट के अंदर देखेंगे, पॉइंट नंबर 2। अगला पॉइंट है निवही रूप। इससे पहले अपन ने पढ़ा था एक कोशिकीय रूप, इसी का दूसरा भाग, यानी कि टोटल हमने 4 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर का ये दूसरा भाग है। तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट अलग अलग से हैं उनके लिए देख लेते हैं। पहला इनका पॉइंट है सिनोबियल, दूसरा पॉइंट है पेल्मेलाप, तीसरा है वृक्षाभ और चौथा है राइजोपोडियम। जी हाँ, पहला है सिनोबियल, पेल्मेलाप, वृक्षाभ और राइजोपोडियम। ठीक है, तो ये जो निवही रूप का जो ओरिजिन यानी कि निवही रूप की जो उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार हुई है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है जो पूर्व कोशिका या कोशिका के विभाजन के दौरान ये जो उत्पन्न हुआ है। ठीक है, निवही रूप इसके अंदर लिख सकते हैं इसकी उत्पत्ति पूर्व कोशिका के विभाजन के दौरान हुई है। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति है वो किस दौरान हुई है, विभाजन के दौरान। ठीक है, तो अगला पॉइंट है इसी के अंदर हम इसमें पहला पॉइंट है सिनोबियल के अंदर देखते हैं कि इस प्रकार की कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या क्या होती है। इस प्रकार की कॉलोनियों में कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। इस प्रकार की कॉलोनियों में कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो कैसी होती है, कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, इस प्रकार की कॉलोनियों में कोशिकाओं की संख्या कैसी होती है, निश्चित होती है। ठीक है, संख्या निश्चित होती है, यानी कि इसके कॉलोनी समूह के अंदर किसी अन्य कॉलोनी के शैवाल नहीं पाए जाते। यहाँ जरूरत से ज्यादा इनके अंदर शैवाल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है तथा इसी के अंदर लिखते हैं या इस प्रकार की कॉलोनियों में कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, सिनोबियल कह सकते हैं। ठीक है, या सिनोबियल कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की कॉलोनियों में कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है, तो निश्चित होती है जिसे या होती है तो वो क्या कहलाती है, सिनोबियल कहलाती है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल वगैरह लिख सकते हैं। यूडोराइना
इसके एग्जाम्पल है यूडो राइना तथा पोंडे राइना या राइन, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं वॉलवॉक्स, ठीक है, वॉलवॉक्स। ये तो हो गए आपके सिनोबियम के एग्जाम्पल और उनकी हेडिंग, ठीक है। अगला पॉइंट अपना है पैल्मेलाब। अगला पॉइंट है अपना पैल्मेलाब। पैल्मेलाब, इससे पहले हमने पढ़ा था कि इसके अगले वाला पॉइंट क्या था, सिनोबियल। सिनोबियल के अंदर कोशिकाओं में किन की संख्या निश्चित रहती थी, कोशिकाओं की संख्या निश्चित रहती थी, लेकिन इसके अंदर उसके विपरीत होता है, ठीक है। इसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित नहीं होती है, ठीक है। सिनोबियल के अंदर जिस प्रकार से हो रहा था कि कोशिकाओं की संख्या जिसमें निश्चित रहती है, तथा ये पैल्मेलाब के अंदर कोशिकाओं की संख्या निश्चित नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर या इसके बाद में है पैल्मेलाब में कोशिकाओं में विभाजन होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि कोशिकाओं का या कोशिकाओं के अंदर विभाजन होते हैं, ठीक है। कोशिकाओं में विभाजन होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाले पॉइंट के अंदर था, सिनोबियम के अंदर था कि इनकी कोशिकाएं जो होती है वो संख्या में निश्चित होती है तथा निश्चित क्रम में विन्यासित रहती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है आपका, या इसके अंदर एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एग्जांपल टेट्रोस्पोरा, ठीक है, टेट्रोस्पोरा के बाद में है एफेनेथिका या एफेनेथिक, ठीक है, एफेनेथिका या एफेनेथिक। ये तो आपके हो गए पैल्मेलाब के एग्जाम्पल तथा इसकी डेफिनेशन। तो सिनोबियम के अंदर क्या होता था कि कोशिकाओं की संख्या जो होती है वो निश्चित होती है, तथा पैल्मेलाब के अंदर या पैल्मेलाब के अंदर कोशिकाओं की संख्या निश्चित नहीं होती है, तथा इस पैल्मेलाब के अंदर कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजन की जो प्रक्रिया होती है वो इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो अगला पॉइंट है आपका वृक्षाभ। अगला पॉइंट है अपना पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 के अंदर क्या था, वृक्षाभ, ठीक है। तो जिस प्रकार से पैल्मेलाब के अंदर कोशिकाओं की संख्या निश्चित नहीं होती थी, ठीक उसके विपरीत इसमें क्या होता है कि इनकी जो आकार या आकृति जो होती है वो अनिश्चित होती है या अमाप होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं पैल्मेलाब की भांति पैल्मेलाब के भांति वृक्षाभ कॉलोनी
का भी आकार या आकार तथा अमाप अनिश्चित होता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि पाल्मेलाप के अंदर कोशिकाओं की संख्या जो होती है वो निश्चित नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार इसके अंदर विपरीत है कि पाल्मेलाप की भांति वृक्षाभ कॉलोनी का भी आकार तथा अमाप अनिश्चित होता है। ठीक है, तो हम इसके अंदर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, या एग्जाम्पल है काइसोडेंड्रोन। ठीक है, एग्जाम्पल है काइसोडेंड्रोन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल समेत मैंने लिखा दिया है। वृक्षाभ पाल्मेलाप की भांति वृक्षाभ कॉलोनी का भी आकार तथा अमाप निश्चित होता है, तथा एग्जाम्पल है काइसोडेंड्रोन। ठीक है, काइसोडेंड्रोन। और हमारा अगला पॉइंट बचा है पॉइंट नंबर 4। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है राइजोपोडियल। ठीक है, राइजोपोडियल के अंदर हम पढ़ेंगे कि इनकी जो कोशिकाएं जो होती है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, राइजोपोडियल ठीक है, राइजोपोडियल के अंदर हम देखेंगे कि ये जो इनके राइजोपोडियल की जो कॉलोनी होती है, कोशिकाएं क्या होती है, राइजोपोडिया द्वारा जुड़ी होती है। राइजोपोडिया का मतलब होता है इनकी जो संरचनाएं होती है या इनकी जो शाखाएं होती है, इनके आधार पर जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, क्या होती है, राइजोपोडियल की जो संरचनाएं होती है या इनकी जो शाखाएं होती है, इनसे जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, लिख लेते हैं राइजोपोडियल कॉलोनी होती है। राइजोपोडियल कॉलोनी में कोशिकाएं राइजोपोडियल कॉलोनी में कोशिकाएं राइजोपोडिया द्वारा जुड़ी रहती है। राइजोपोडिया का मतलब होता है जिस प्रकार की इनकी शाखाएं होती है बहुत सारी, तो इसके माध्यम से जुड़ी रहती है। ठीक है, क्या होता है, उनकी जो शाखाएं होती है उनके साथ जुड़ी रहती है। तथा इसके अंदर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि इसमें एग्जाम्पल नहीं है, या हम लिख सकते हैं टेट्रोस्पोरा। एग्जाम्पल है इसका टेट्रोस्पोरा। ठीक है, टेट्रोस्पोरा एक एग्जाम्पल काफी है। हमारे पास इतना अधिक समय नहीं है, फिर भी कुछ पॉइंट्स अगर छूट जाते हैं या रह जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमने पढ़ाया नहीं। समय का अभाव है तथा लगभग कोर्स बहुत ज्यादा है, तो
हम कुछ कुछ पॉइंट छोड़ रहे हैं तथा कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में लिखवा रहे हैं तथा उनके डायग्रामों के माध्यम से हम उसका विवरण बताते रहेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट है अपना पॉइंट नंबर 3, संरचना की जो 2 पॉइंटों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पहला तो था आपका एक कोशिकीय रूप तथा दूसरा था निवही रूप और अगला पॉइंट है आपका तंतुल रूप। ठीक है, तंतुल रूप के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, तंतुल रूप। तंतुल रूप के अंदर देखेंगे कि शैवालों के तंतुलों की उत्पत्ति जो हुई हो किसके द्वारा हुई है, कोशिकाओं के अनेक अनुप्रस्थ विभाजनों से हुई है। ठीक है, तो लिख लेते हैं शैवालों के तंतुल रूपों की शैवालों के तंतुल रूपों की उत्पत्ति कोशिका के अनेक अनुप्रस्थ विभाजन से हुई है। ठीक है, हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर ये तंतुल रूप के अंदर देख लेते हैं। शैवालों के तंतुल रूपों की उत्पत्ति कोशिका के उनके अनुप्रस्थ विभाजन से हुई है। ठीक है, तथा तंतुल रूप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तंतुल रूप के अंदर पहला पॉइंट है अशाखित तंतु। ठीक है, अशाखित तंतु का मतलब होता है, आप पॉइंट के आधार पर ही समझ सकते हैं कि अशाखित का मतलब जिनकी कोई शाखा ना हो। ठीक है, अशाखित तंतु। और दूसरा है शाखित तंतु। ठीक है, तो तंतु रूप के 2 भाग हैं, अशाखित तंतु और शाखित तंतु। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट होगा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 के अंदर हम देखेंगे, पॉइंट नंबर 4 है साइफोनियस रूप। स्ट्रक्चर का पॉइंट नंबर 4, यानी कि संरचनाओं का पॉइंट नंबर 4। इसके अंदर देखेंगे कि इस प्रकार के शैवालों का थैलस जो होता है वो शाखित होता है। कैसा होता है? इस प्रकार के शैवालों का जो शैवालों की जो संरचना होती है या इसका जो थैलस होता है, थैलस का मतलब होता है इसकी जो थैलेनोस जो संरचना होती है, ये कैसे होती है? शाखित होती है। शाखित का मतलब होता है ब्रांचेस समेत। ठीक है, तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं इस प्रकार के शैवाल, इस प्रकार के शैवालों का थैलस, शाखित क्या होता है? शाखित पटहीन व बहुकेंद्रकी। शाखित पटहीन का मतलब होता है जिनका जो निचला स्तर भाग जो होता है वो कैसा होता है? बिना पट का। ठीक है, पटहीन
बहुकोशिकीय, ठीक है, बहुकोशिकीय नलिकाकार, बहुकोशिकीय नलिकाकार तंतुओं से निर्मित, ठीक है, क्या है, तंतुओं से निर्मित, ठीक है, निर्मित होता है या है। तो साइफोनियस रूप के अंदर देख लेते हैं कि इस प्रकार के जो शैवाल होते हैं वो शैवालों का जो थैलस होता है वो शाखित होता है तथा पटहीन और बहुकोशिकीय तथा नलिकाकार तंतुओं से निर्मित होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं बोट्रीडियम और वोकेरिया, ठीक है। इनके एग्जाम्पल है बोट्रीडियम तथा वोकेरिया, ठीक है, वोकेरिया, ठीक है। ये हो गया इनके एग्जाम्पल। तथा अगला पॉइंट है अपना पेरेंकाइमी रूप, ठीक है। पेरेंकाइमी रूप यानी कि कोशिकाओं के दो या इससे अधिक विभाजन के दौरान हुआ है। किसका? पेरेंकाइमी की उत्पत्ति दो या इससे अधिक कोशिकाओं के विभाजन से हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं इसकी उत्पत्ति कोशिका में दो या अधिक विभाजन से हुई है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कोशिका में दो या अधिक विभाजन से हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं अल्वा तथा सारगेसम, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके अल्वा और सारगेसम, ठीक है। ये दो इनके एग्जाम्पल है अल्वा तथा सारगेसम। और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? कोशिकाओं में दो या कोशिकाओं के में लिख सकते हैं कोशिकाओं में दो या अधिक विभाजन से हुई है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका पॉइंट या टॉपिक है वर्णक, ठीक है। याद है जब हमने सिलेबस लिखवाया था उस समय हमने बात करी, उस समय मैंने बताया था कि पिगमेंट एंड रिजर्व फूड मटेरियल इन एल्गी, ठीक है। तो शैवालों के अंदर जो वर्णक पाए जाते हैं उन वर्णकों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं वर्णकों की। वर्णक में देखना प्रत्येक वर्ग के शैवालों का एक लाक्षणिक रंग होता है। क्या होता है? प्रत्येक वर्ग के शैवालों का एक लाक्षणिक रंग होता है, ठीक है। इसके अंदर हम लिख सकते हैं प्रत्येक शैवालों का एक लाक्षणिक रंग होता है, ठीक है। प्रत्येक शैवालों का एक लाक्षणिक रंग होता है, उसमें उपस्थित एक अथवा अधिक विशिष्ट वर्णकों के कारण होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो अधिक विशिष्ट वर्णक जो होते हैं या अधिक संख्या में जो वर्णक पाए जाते हैं उसके कारण ये रंग जो होता है वो पाया जाता है, ठीक है। इसमें
अधिक इसमें अधिक विशिष्ट वर्णकों के विशिष्ट वर्णकों के कारण यह लाक्षणिक रंग होता है। ठीक है, यह लाक्षणिक रंग होता है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर देखा कि प्रत्येक वर्ग के शैवालों का एक लाक्षणिक रंग होता है, उसमें उपस्थित अथवा अधिक विशिष्ट वर्णकों के कारण होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं कि प्लास्टिड किसे कहते हैं। प्लास्टिड किसे कहते हैं कि प्लास्टिड क्या है या किसे कहते हैं। ठीक है, तो नील हरित शैवालों को छोड़कर क्या है, नील हरित शैवालों को छोड़कर के सभी वर्गों में क्या पाया जाता है, सभी वर्गों में कलाबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, कलाबद्ध कह सकते हैं, कलाबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिड कहते हैं। तो इसे देख लेना कि वर्णकों के अंदर क्या होता है कि प्रत्येक शैवालों का एक लाक्षणिक रंग होता है, इससे अधिक विशिष्ट वर्णकों के कारण यह लाक्षणिक रंग होता है, तथा प्लास्टिड नीलहरित शैवालों को छोड़कर के सभी वर्गों में कलाबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं, जिससे क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। अब देख लेना, प्लास्टिड के दो प्रकार होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, इस प्लास्टिड के दो प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, ल्यूकोप्लास्ट तथा प्लास्टिड के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, दो प्रकार होते हैं। तो पहला है ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो ये प्लास्टिड के दो भाग हैं, पहला है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और अगला अपना पॉइंट है टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, यानी कि वर्णकों के प्रकार। कौन कौन से वर्णक है इसके बारे में पढ़ लेते हैं जल्दी। पहला है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर देखना, क्लोरोफिल के अंदर कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल के अंदर
5 प्रकार के क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल में 5 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोफिल में 5 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से देख लेते हैं। क्लोरोफिल ए बी सी डी व ई। ठीक है, 5 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी व क्लोरोफिल ए। ठीक है, तथा इसके बाद में है हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट के अंदर देखेंगे कि ज़ेंथोफिल। ठीक है, ज़ेंथोफिल। ठीक है, वर्ण का दूसरा पॉइंट है, लगभग हम जान सकते हैं कि या हमने अध्ययन कर चुके हैं कि अब तक ये जो शैवालों के अंदर जो वर्णक है वो 20 से भी अधिक प्रकार के ज़ेंथोफिल वर्णक ज्ञात है। तो इसके अंदर जो ज़ेंथोफिल जो वर्णक होते हैं वो लगभग 20 तक के जो वर्णक है वो ज्ञात है या विज्ञान के या वनस्पति विज्ञान के अध्ययन के दौरान पाए गए हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं या लिख सकते हैं, इनका निर्माण केरोटीन के अणुओं में ऑक्सीजन के संयोजन से होता है। ठीक है, ये ज़ेंथोफिल जो वर्णक है इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि इसका निर्माण केरोटीन केरोटीन के अणुओं में, केरोटीन के अणु या एटम्स केरोटीन के अणुओं में ऑक्सीजन के संयोजन से हुआ है। ठीक है, संयोजन से हुआ है। इससे हुआ है, इसका निर्माण केरोटीन के अणुओं में ऑक्सीजन के संयोजन से हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ज़ेंथोफिल वर्णक का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो हमारा अगला पॉइंट है केरोटीन। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। अगला पॉइंट है अपना केरोटीन। ठीक है, केरोटीन का निर्माण किस प्रकार से हुआ है वो भी अपन देख सकते हैं, देख लेते हैं कि ये आइसोप्रीन इकाइयों से निर्मित ऑक्सीजन रहित यौगिक है। कैसा यौगिक है, ऑक्सीजन रहित। लिख सकते हैं, यह ऑक्सीजन रहित यौगिक है। ठीक है, यौगिक है। तो केरोटीन किस प्रकार का यौगिक है, ऑक्सीजन रहित। ठीक है, शैवाल कोशिकाओं में इसी के अंदर लिख सकते हैं अपन, शैवाल कोशिकाओं में
5 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 5 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। केरोटीन ए, केरोटीन बी, केरोटीन सी, केरोटीन डी और केरोटीन ई। ठीक है, ए बी सी और डी और ई। तो केरोटीन जिस प्रकार से हमने पहले देखा था कि क्लोरोफिल ए बी सी डी व ई इस प्रकार निर्मित है, तथा केरोटीन भी इसी प्रकार 5 भागों में विभाजित है। ठीक है, अगला पॉइंट है अपना फाइकोबिलिन। ठीक है, क्या है? फाइकोबिलिन। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 और फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन के अंदर हम देखेंगे या पढ़ेंगे कि यह प्रोटीन व पित्त वर्णक के जल में घुलनशील मिश्रण है। क्या है? यह प्रोटीन लिख सकते हैं इसके अंदर, ये प्रोटीन व पित्त वर्णक में पित्त वर्णक के जल में घुलनशील मिश्रण है। ये प्रोटीन व पित्त वर्णक के जल में घुलनशील मिश्रण है, तथा जो पौधों के प्रकाश संश्लेषण ऊतक में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? जो पौधों के प्रकाश संश्लेषण जो पौधे के प्रकाश संश्लेषण के या प्रकाश संश्लेषी ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वर्णकों के 4 प्रकार, जिसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन या जनन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।